जय हिंद। आज का टॉपिक लाया हो नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या होता है वो समझेंगे अच्छी तरह से। इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र के विषय के जानकारी के बारे में, जो भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर और 4 तक देखे थे। आज के वीडियो में देखेंगे सिटीजनशिप, नागरिकता, जो भारतीय संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक जो भारत में जो नागरिकता है वह एकल नागरिकता है, यानी कि एकल नागरिकता। यह प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, यह प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। और अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देश में दोहरी नागरिकता है, वहां पर दोहरी नागरिकता है। एकल नागरिकता क्या होता है और दोहरी नागरिकता क्या होता है समझते हैं। देखिए, जैसे भारत में कुल अभी 28 राज्य है, यानी 28 प्रांत है। तो यहाँ पर जैसे बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, तो यहाँ पर किसी राज्य की नागरिकता नहीं लेना पड़ता है, यहाँ पर देश की नागरिकता लेना पड़ता है, यहाँ पर देश की नागरिकता लेना पड़ता है। और अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देश में वहाँ पर 2 जगह की नागरिकता लेना पड़ता है। जिस तरह यहाँ पर भारत में 28 राज्य है, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया और महाराष्ट्र हो गया, उसी तरह वहाँ पर अमेरिका में अलास्का हो गया, दक्षिणी डकोटा हो गया। तो पहले क्या करना पड़ता है, पहले उसे अलास्का का, उस राज्य की अलास्का की नागरिकता लेना पड़ता है। उसके बाद वहां पर देश की नागरिकता लेना पड़ता है। इसलिए वहां पर दोहरी नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो चलिए देखिए, समझते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत जबरदस्त टॉपिक है नागरिकता। नागरिकता यह भारतीय, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के भाग 2 में, भारतीय संविधान के भाग 2 में पूछा जाता है कि जब भारतीय संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, जो भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता है, पूछा जाता है भारत में एकल नागरिकता है। जो यह प्रावधान है यह ब्रिटेन से लिया गया है, यह प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। और प्रावधान और जो अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता, यहां पर दोहरी नागरिकता है। यहां पर दोहरी, ध्यान दीजिएगा। जैसे अमेरिका में क्या होता है, वहां पर जिस राज्य में जो जन्म लेता है उस राज्य की नागरिकता पहले लेना पड़ता है, उसके बाद उसे देश की नागरिकता लेना पड़ता है। इसलिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता कहा जाता है। अब भारत में ऐसा नहीं है, वहां पर सिर्फ देश की नागरिकता लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है यहाँ पर बिहार में जन्म लेता है बिहार की ही नागरिकता लेंगे और उसका देश लेंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यह रहा नागरिकता के बारे में। नागरिकता क्या होता है? नागरिकता देश और कानूनों के बीच देश और नागरिकों के बीच एक कानूनी संबंध होता है। देश और नागरिकों के बीच एक कानूनी संबंध होता है। देश नागरिक से भी कुछ आशा रखता है और नागरिक भी देश से कुछ आशा रखता है। इसलिए चुनाव में भी कोई भाग लेता है तो सिर्फ भारतीय ही ले सकता है, सिर्फ भारतीय ही भाग ले सकता है। और मतदान करने का भी अधिकार भी सिर्फ भारतीयों के ही है, सिर्फ भारतीयों के ही है। तो ये रही बात नागरिकता के बारे में। चलिए समझते हैं और देशी नागरिक और विदेशी नागरिकता के बारे में। देखिए, इसको मिटाने वाला है। ध्यान दीजिएगा, नागरिकता, देशी नागरिक क्या होता है और विदेशी नागरिक क्या होता है समझते हैं। किसी भी देश में 2 प्रकार के नागरिक होते हैं, किसी भी देश में 2 प्रकार के नागरिक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे जो देश में जो व्यक्ति रहता है वह उस देश का देशी नागरिक हो गया। उस देश का, जैसे हम लोग भारतीय हैं तो हम लोग भारत में रहते हैं तो हम लोग देशी नागरिक हो गए। और भारत में कोई विदेशी आदमी आकर रहता है, जैसे रूस से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, स्विट्जरलैंड से भारत में आकर रहता है, तो इस देश का वह जो आदमी आकर रहता है वह इस देश का वह विदेशी नागरिक हो गया, वह विदेशी नागरिक हो गया। विदेशी नागरिक 2 प्रकार का होता है। विदेशी नागरिक 2 प्रकार का होता है। एक शत्रु देश का विदेशी नागरिक, एक शत्रु देश का विदेशी नागरिक, एक शत्रु देश का विदेशी नागरिक और एक मित्र देश का विदेशी नागरिक। मित्र देश का विदेशी नागरिक।
शत्रु देश का विदेशी नागरिक क्या होता है और मित्र देश का विदेशी नागरिक क्या होता है, चलिए समझते हैं। मित्र देश का विदेशी नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसके साथ भारत का कभी युद्ध नहीं हुआ हो, जिसके साथ भारत का कभी युद्ध नहीं हुआ, जैसे अमेरिका, रूस, यह मित्र देश का विदेशी नागरिक हो गया। जैसे अमेरिका, रूस, यह मित्र देश का विदेशी नागरिक हो गया। और शत्रु देश का विदेशी नागरिक वैसे नागरिक जिसके साथ भारत के साथ कभी न कभी युद्ध हुआ हो, जैसे चीन के साथ 1962 में युद्ध हुआ था, तो यह शत्रु देश का विदेशी नागरिक हो गया, यह शत्रु देश का विदेशी नागरिक हो गया। जैसे चीन, यहां पर क्यों बता है देशी और विदेशी, जो मित्र देश का विदेशी नागरिक और शत्रु देश, मित्र देश का विदेशी नागरिक को 5 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, 5 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 3, तो वहां पर मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए कि कौन से अनुच्छेद इसको प्राप्त नहीं होते हैं वो समझाएंगे। देखिए, मित्र देश के विदेशी नागरिक को 5 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, ये मित्र देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं होते हैं। और शत्रु देश के विदेशी नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, ये शत्रु देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, यह मित्र देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं होते हैं। और शत्रु देश के विदेशी नागरिक को अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये मौलिक अधिकार शत्रु देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं होते। यानी कि शत्रु देश के एक मौलिक अधिकार ये 22 बढ़ जाते हैं, जो यह प्राप्त शत्रु देश के नहीं होते हैं। और मित्र देश के विदेशी नागरिक को ये मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 29 और 30 ये प्राप्त नहीं होते। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ बता दिया हूँ, ये प्राप्त नहीं होते हैं। तो हम लोग समझ गए देशी नागरिक क्या होता है, जिस देश का जो व्यक्ति रहता है वह उस देश का देशी नागरिक हो गया। और विदेशी नागरिक क्या होता है, कोई विदेशी आदमी आकर इस देश में रहता है, जैसे हम लोग भारत में हो गए, तो भारत में कोई विदेशी आदमी आकर रहता है तो वह इस देश का वह विदेशी नागरिक हो गया। विदेशी नागरिक 2 प्रकार का, एक शत्रु देश का विदेशी नागरिक और एक मित्र देश का विदेशी नागरिक। मित्र देश का विदेशी नागरिक वैसे व्यक्ति, वैसा देश जिसके साथ भारत का कभी युद्ध नहीं हुआ हो, तो वह मित्र देश का विदेशी नागरिक हो गया। और शत्रु देश का जिसके साथ भारत का कभी न कभी युद्ध हुआ हो, तो वह शत्रु देश का विदेशी नागरिक हो गया। जैसे चीन हो गया, ये शत्रु देश का विदेशी नागरिक हो गया। तो यह रहा देशी और विदेशी। चलिए आगे समझते हैं, इसका मिटा नहीं बोला। देखिए, भारत में नागरिकता संबंधी कानून संसद को बनाने का अधिकार है, संसद को बनाने का अधिकार है। संसद भी अपना अधिकार का प्रयोग करते हुए कुल 9 बार नागरिकता में संशोधन कर चुकी है। देखिए, नागरिकता में संशोधन, पहले नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू हुआ, 1955 में लागू हुआ। नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू हुआ। तो नागरिकता संबंधी जो कानून बनाता है वो संसद बनाता है, और संसद अपना अधिकार का प्रयोग करते हुए कुल 9 बार नागरिकता में संशोधन कर चुका है। देखिए, पहला संशोधन किया था 1957 ईस्वी में, उसके बाद 1960 ईस्वी में, उसके बाद 1985 ईस्वी में, उसके बाद 1986 ईस्वी में, उसके बाद 1993 ईस्वी में, उसके बाद 2002 में, उसके बाद 2005 में, उसके बाद 2015 में, उसके बाद 2019 में। तो इतनी बार ये संशोधन कर चुकी है। नागरिकता में इतना बार संशोधन कर, कुल 9 बार संशोधन, तो कुल 9 बार संशोधन कर चुके हैं। अब चलिए देखते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। तो ये ध्यान रखना है, ये डेट को ध्यान रखना है, 1957, ये डेट सबको ध्यान रखना है। 57, 1960, 1985, 1986 और 1993, 2002, 2005, 2015 और 2019, ये सब ध्यान रखना है। उसका चलिए समझते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक क्या क्या बोला गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक।
अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है नागरिकता प्राप्त करने के शर्तों के विषय में जानकारी देता है। अनुच्छेद 5 नागरिकता प्राप्त करने के शर्तों के विषय में जानकारी देता है। अनुच्छेद 5 नागरिकता प्राप्त करने के शर्त, शर्तों के विषय में जानकारी देता है। नागरिकता प्राप्त करने के 3 शर्तें थी। नागरिकता कैसे कैसे मिलेगी? देखिए, अगर कोई व्यक्ति भारतीय हो तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। अगर दूसरा, पहला शर्त क्या हो गया? अगर कोई व्यक्ति भारतीय हो तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। दूसरा क्या कहता है? अगर किसी व्यक्ति के माता पिता में से एक भारत में जन्म लिया हो तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। तीसरा क्या कहता है? संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से यदि वह भारत में रह रहा हो तो भारत की नागरिकता मिलेगी। तो यह अनुच्छेद 5 की बात रही। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से आए नागरिकों के बारे में जानकारी देता है। पाकिस्तान से आए जो भी नागरिक आया है उसके बारे में जानकारी देता है। इसके बारे में 2 जानकारी देता है। पहला, कोई व्यक्ति, कोई पाकिस्तानी नागरिक 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। अगर दूसरा जानकारी क्या देता है? अगर कोई पाकिस्तानी 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो तो उसे भारत में 6 महीना लगातार रहकर पंजीकरण के माध्यम से उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। तो अनुच्छेद 6 पाकिस्तानी के बारे में जानकारी देता है, पाकिस्तानी नागरिक के बारे में। अगर कोई पाकिस्तानी 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो, 1948 से पहले आया हो तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। अगर कोई पाकिस्तानी 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो तो उसे पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता मिलेगी। तो ये रही अनुच्छेद 6 में जो 2 जानकारी देता है। ये 2 जानकारी देता है, जो 1948 से पहले और 1948 के बाद। 1948 से जो बाद में आएगा उसे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिलेगी। अब चलिए देखते हैं अनुच्छेद 7 क्या कहता है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 7 क्या कहता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 7 कहता है, अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 कहता है अगर कोई भारतीय नागरिक 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया और पुनः वह पाकिस्तान में नहीं रहा हो, किसी कारण से फिर पाकिस्तान से भारत आ गया हो तो उसे भारत में 6 महीने लगातार रहकर पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता मिलेगी। 1 मार्च 1947 के बाद कोई भारतीय नागरिक भारत से पाकिस्तान चला गया हो, वहां पर वो नहीं रहा, किसी कारण देखा पाकिस्तान में कंडीशन पूरी तरह खराब है तो पाकिस्तान से भारत आ गया हो तो उसे 6 महीने लगातार रहकर पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता मिलेगी। भारत की नागरिकता मिलेगी पंजीकरण के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद ये 7 की बात रही। और देखिए अनुच्छेद 8, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है अगर कोई व्यक्ति भारत में अभी न रह रहा हो, यदि भारत में न रह रहा हो पर उनके माता पिता दादा दादी में से कोई भी एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी पंजीकरण के माध्यम से। जैसे देखिए 1947 में भारत का विभाजन कर पाकिस्तान का निर्माण किया गया, फिर बाद में जाकर पाकिस्तान का विभाजन कर बांग्लादेश का निर्माण किया गया। अगर कोई व्यक्ति अभी विदेश में रह रहा हो, अगर और उस व्यक्ति का माता पिता या दादा दादी में से कोई भी एक भारत में यदि मतलब अविभाजित भारत, यानी कि 1947 से पहले की बात हो रही, अविभाजित भारत में रह रहा हो तो उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। कैसे मिलेगी? तो उसे पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता अनुच्छेद 8 के तहत उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलेगी। ये अनुच्छेद 8 है, जानकारी देता है। ये अनुच्छेद 8 जानकारी देता है। तो ये रही अनुच्छेद 8 के बारे में। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है अगर कोई व्यक्ति भारत से विदेश चला जाता और वहीं पर रह जाता हो,
वहीं पर रह जाता है और उस देश की नागरिकता ले लेता है। जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ भारत से फ्रांस चला गया और फ्रांस में ही जाकर बस गया और फ्रांस की नागरिकता ले लेता है, तो उसे भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे ही फ्रांस की नागरिकता वहां पर लेगा, उसका नागरिकता भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ये रही अनुच्छेद 9 की बात, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है कोई नागरिक यदि दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त, ये अनुच्छेद 9 की बात होगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता संबंधी कानून निरंतर बना रहे इस हेतु संसद विधि का निर्माण करेगा। ये अनुच्छेद 10 कहता है किसी भी नागरिक को मतलब नागरिकता हमेशा बना रहे, इस हेतु संसद विधि का निर्माण करता रहे, यानी कानून का निर्माण करते रहेंगे। तो ये अनुच्छेद 10 कहता है, ये अनुच्छेद 10 कहता है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? निरंतर कानून बना रहे, निरंतर नागरिकता बना रहे, निरंतर नागरिकता बना रहे, इस हेतु संसद विधि का निर्माण करेगा। अब चलिए देखते हैं अनुच्छेद 11 क्या कहता है। अनुच्छेद 11 किसी व्यक्ति को नागरिकता अर्जन करने तथा किसी नागरिकता समाप्त करने संबंधी अधिकार संसद को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। यह अनुच्छेद 11 कहता है किसी व्यक्ति को नागरिकता अर्जन करने तथा नागरिकता समाप्त करने संबंधी अधिकार संसद को प्राप्त है। यह काम सब संसद करेगा। तो यह रही बात अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। पहला 5 में क्या देखे थे? नागरिकता के नियम शर्त के बारे में थे, नागरिकता प्राप्त करने के नियम शर्त के बारे में देखे थे। अनुच्छेद 6 देखे थे पाकिस्तान से आए नागरिकों के बारे में देखे थे, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 देखे थे कोई भारतीय नागरिक पाकिस्तान चल गया हो 1 मार्च 1947 के बाद, फिर पाकिस्तान से भारत आ गया हो तो उसे भारत में नागरिकता मिलेगी पंजीकरण के माध्यम से। तो अनुच्छेद 7 देखे थे। अनुच्छेद 8 देखे थे अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा हो, अगर उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगा पंजीकरण के माध्यम से। ये अनुच्छेद 8 में देखे थे। अनुच्छेद 9 में देखे थे कोई देशी नागरिक, कोई इस देश का नागरिक विदेश में जाकर रह रहा है और वहाँ उस देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 में देखे थे। अनुच्छेद 10 में देखे थे किसी व्यक्ति को नागरिकता निरंतर बना रहे इस हेतु संसद विधि का निर्माण करेंगे। ये अनुच्छेद 10 में देखे थे। अनुच्छेद 11 में देखे थे क्या? किसी व्यक्ति को नागरिकता ग्रहण करने तथा नागरिकता समाप्त करने संबंधी अधिकार संसद करेगी। यह अधिकार संसद को प्राप्त है। यह अधिकार किसी व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे उसका समाप्त किया जाएगा, यह अधिकार सब संसद करेगा। तो यह देखे थे नागरिकता के बारे में। कि अब देखते हैं नागरिकता 5 आधार में मिलते हैं। नागरिकता किसी व्यक्ति को नागरिकता 5 आधार पर, एक जन्म के आधार पर, दूसरा वंशीय परंपरा के आधार पर, तीसरा भौगोलिक क्षेत्र के विस्तार द्वारा, चौथा पंजीकरण के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से, और पांचवा देशीकरण के माध्यम से। पहला जन्म के आधार पर, वंशीय परंपरा के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के विस्तार द्वारा, पंजीकरण के माध्यम से और देशीकरण के माध्यम से। इस 5 आधार पर नागरिकता मिलती है। तो ये सब, यदि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये सब 5 जो अधिकार है ये सब विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी यदि सवाल हो तो जरूर हमें कमेंट में लिखिएगा, हम इसका जवाब जरूर देंगे। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।